बार बार उसका मुंह चूम रही थी। बस करें बीजान, दादा जान कहीं जेलसी ना फील कर जाएं। अरमान ने दुख से निढाल काजिम शाह को देखकर चुटकुला छोड़ा कि माहौल की अफसुर्दगी कुछ कम हो। सब बेख्तियार हंस दिए। बीजान ने उसे घूरा जबकि काजिम शाह बच्चों के सामने बुरी तरह गड़बड़ाए। बिल्कुल ठीक कहा अरमान ने, मेरे ख्याल में अब उष्णा भाभी की बारी है और भाभी ने मीर को डांटना भी है। एहान ने भी शरारत में हिस्सा लिया। सब बड़ों और ख़ासकर मर्द हजरात की मौजूदगी में एहान की ये बात उसे मुंह छुपाने को जगह भी ना दे रही थी कहीं। माहिमा के लिए ये हैरत अंगेज़ बात थी। एहान का रवैया घर की ख़वातीन के साथ बस सलाम दुआ की हद तक मौजूद था। कुजा ये कि उनमें बैठना और फिर मजाक करना। हुरिया के हवाले से मीर को अभी कुछ भी नहीं बताया गया था। बीजान के इशारे पर वो सब मिलकर बारी बारी बाहर आए तो आखिर में मीर शाह और उष्णा ही बचे कमरे में। वो वैसे ही टसवे बहाती नाराज़ सी खड़ी थी। मीर को उस पर ढेरों प्यार आया। पास नहीं आएंगी, मौत के मुंह से वापस लौटाऊं। मीर शाह के कहने की देर थी कि वो मज़ीद फूट फूट कर रोने लगी तो वो परेशान हुआ। अरे आप तो रोने लगी, सब तो कह रहे हैं कि आपने डांटना है। अच्छा पास तो आए, इतनी दूर से तो चुप करवाने से रहा मैं। वो वहीं खड़ी उसका ज़ब्त आजमा रही थी। ओके, आप नहीं आ सकती तो मैं ही आ जाता हूँ। उसने आराम से बाजू पर लगी हुई ड्रिप की सुई निकाल कर साइड पर रखी। उष्णा तड़प कर आगे बढ़ी। वो क्या नहीं जानती थी उस जनूनी को, सुकून नहीं है आपकी जान को। वो आगे बढ़कर उस तक आई। इससे पहले कि वो खपती इंसान अपने जख्मों की परवाह किए बिना उठ जाता, एक गोली इसकी टांग पर और दूसरी उसके दिल के मकाम से थोड़ा ऊपर कंधे के पास लगी थी। अल्लाह का शुक्र था उसकी जान बच गई थी। मेरा सुकून तो मेरी जान के पास है और मेरी जान सुकून में नहीं है तो मुझे कैसे सुकून आएगा। उसने हाथ बढ़ाकर उसे पास बिठाया तो वो ज़ब्त के सारे बंधन तोड़ती उसके सीने पर सर रख कर रो दी। मीर को तकलीफ़ तो बहुत हुई मगर वो ज़ब्त किए रहा। उसे खुद से दूर भी तो नहीं कर सकता था, हालांकि शदीद दर्द हो रहा था। जिंदा हूँ यार, बस करें, और कितना जुल्म करेंगी मुझ पर यूं रो रो कर। मीर ने उसका सर थपथपाया। वो सूसू करती पीछे हटी तो उसकी पट्टी देखकर ध्यान आया। सॉरी, वो हल्का सा मिनमिनाई। नो प्रॉब्लम, वो मुस्कुराते हुए बोला। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, मैं नाराज़ हूँ आपसे, समझे आप। क्यों जनाब, इस नाचीज़ का क्या कसूर है, वो तो बता दें कम अज़ कम। वो अनजान बना। मैंने कितना रोका था आपको, मगर आपको तो अपनी मर्ज़ी करनी होती है ना हर बात में। वो मुंह बनाती उठने लगी तो मीर शाह ने हाथ बढ़ाकर रोका। जब तक पास बैठेंगी तब तक मैं हॉस्पिटल के इस बिस्तर पर लेटूंगा। अगर हिलने की कोशिश की तो अंजाम की जिम्मेदार भी आप ही होंगी। ये अच्छी ज़बरदस्ती है भाई। ज़बरदस्ती ही तो है, उसने आईब्रो उचकाए। बाहर सब हुरिया के लिए दुआ गो थी, जान जैसे सूली पर अटकी थी। जब भी डॉक्टर अफसरदा सी बाहर आई, ज़ारून बिजली किसी तेज़ी से आगे बढ़ा। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? आई एम सॉरी मिस्टर ज़ारून, मगर हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी आपके बच्चे को नहीं बचा सके। डॉक्टर की सुनाई खबर पर सबके दिल लरस गए। माहिमा बीजान के गले लगी, बच्चों की तरह रो दी। डॉक्टर, मेरी वाइफ। ज़ारून ने जब्त से आंखें मीचते मुश्किल से खुद को संभाला था। ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी, इस वजह से वो अभी होश में नहीं आ सकी। हम कोशिश कर रहे हैं, ट्रीटमेंट जारी है। उन्हें होश आएगा तो ही हम फाइनल कुछ बता सकेंगे। मैं मिल सकता हूँ एक बार देखने दें प्लीज़। जब्त के बावजूद भी ज़ारून की आंखें नमी खींच लाएं। आए मेरे साथ। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर इजाज़त दे दी। उसका वजूद पट्टियों में जकड़ा था, बाजू और टांग पर फ्रैक्चर हुआ था, सर पर भी पट्टी बंधी हुई थी, रंगत में जैसे हल्दियाँ घुल गई थी। डॉक्टर, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। डॉक्टर ने दुख से उस लंबे चौड़े खूबरू से नौजवान को देखा और बिना कुछ कहे, बिना टोके बाहर चली गई, मुझे मनाए बिना। मुझसे नाराज़ होने की इजाज़त तुम्हें किसने दी हुरिया ज़ारून शाह? मैं तुम्हें हरगिज़ भी इसकी इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम मुझसे यूं मुंह मोड़ो, इस तरह मुझे इग्नोर करो। मेरी बात सुन के मुझे जवाब ना देने की सज़ा जानती हो ना। मैंने कहा था ना कि अगर अब मुझे छोड़कर जाने की कोशिश भी की तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। अच्छे से अपने जहन में बिठा लो, तुम्हारी ये खुदसरी अब नहीं चलेगी। मुझे ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, पहले ही मैं तुमसे गुस्सा हूँ। मुझे मज़ीद तैश मत दिलाओ और शराफत से उठ जाओ। पट्टियों में लिपटा नहीफ सा वजूद हर चीज़ से बेगाना था। ज़ारून ज़ब्त खोता उसके सर से अपना सर टकराता रो पड़ा। बस करो ना यार, इतनी सज़ा काफ़ी है मेरे लिए, अब उठ जाओ। ऐसे तो मत आजमाओ मुझे, तुम्हारे मामले में मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मेरी सुनता ही नहीं। मैं तो इंतज़ार में था कि तुम मनाओगी, मगर देखो मैं हार गया। मैं तुम्हें मना रहा हूँ, मान जाओ ना।
हुरिया, हमारा बेटा हमसे मिले बिना ही दुनिया से चला गया, शायद बुरा मान गया मेरी प्रिंसेस वाली बात का। मगर उठ जाओ ना हूर, देखो तुम्हारा ज़ारून शाह इस वक्त कितना अकेला है, उसे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुमने वादा किया था मेरा बच्चा मुझे थमा के जाओगी, तो सुन लो कि उससे पहले मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझसे जीने की आखिरी उम्मीद मत छीनो, मर जाऊंगा मैं यार, मुझे अपने वजूद से महरूम मत करना प्लीज़। 4 माह तुमसे दूरी काटी है मैंने, और वो 4 माह 4 सदियों जैसे थे। तुमने तो कभी पूछा तक नहीं कि मैंने वो अज़ियतनाक वक्त कैसे गुजारा था। अब मुझसे दूर जाने की कोशिशें तर्क कर दो, ये ना हो कि मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊं। उसकी सरगोशियां दिल ची रही थी, उसकी हालत देखने वालों को रुला रही थी। कभी उसे ऑर्डर लगाता, कभी गुस्सा दिखाता और कभी मिन्नत समाजत पर उतर आता। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसे पकड़ कर उठाकर बिठा दे। आप प्लीज़ बाहर आ जाएं। वो कब सुन रहा था। मुराद उसे ज़बरदस्ती बाहर लाया। रात हो चुकी थी। मीर शाह ने एहान को सबको घर ले जाने का बोला था, हालांकि कोई भी राज़ी ना था। उस वक्त हॉस्पिटल में ज़ारून, एहान, मुराद, अरमान, दुर्राब शाह और उशना थे। 11 बजे हुरिया को ज़रा सा होश आया, मगर जल्द ही वो फिर से बेहोश हो गई। मगर ये भी बहुत था, बाकी जिस तरह की उसकी कंडीशन थी, वक्त लगना था उसे ठीक होने में। ज़ारून दीवानों की तरह उसके सिरहाने बैठा था, जबकि एहान लोग सब बाहर थे। हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। 12 बजे तो ज़ारून ने उसके माथे पर बोसा दिया और कान में सरगोशी की। तुम्हें याद है, ठीक 1 साल पहले आज के दिन भी तुम मुझसे बहुत नाराज़ थी। वो पुराने दिन याद करता उदासी से मुस्कुराया। अरमान को बोला कि आज के लिए सुर्ख गुलाब से सारा रूम सजाए। तुम्हें माहिमा का रूम बहुत पसंद आया था ना, मैंने तभी सोच लिया था कि चलो शादी पर ना हो सका तो क्या, अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर करवा लेंगे ये सब। ऐसे अचानक हो जाएगा ये सब कुछ सोचा ना था। सुबह के 3 बजे हुरिया को दोबारा होश आया। ज़ारून, उसने होश की वादियों में आते पहला नाम उसी का पुकारा। जाने ज़ारून शाह, यहीं हूँ मैं आपके पास। ज़ारून उसकी पहली पुकार पर ही फ़ौरन मुतवज्जो हुआ उसकी तरफ। वो एक पल के लिए भी नहीं सोया था, ना कुछ खाया था। वो पूरी तरह होश में नहीं थी, नीम बेहोश सी थी, मगर डॉक्टर्स अब मुतमईन थे कि अब खतरे से बाहर निकल आई थी वो। उसे नींद का इंजेक्शन लगाया गया कि वो अभी आराम करे। आप परेशान ना हो, अब ये दोबारा जब होश में आएंगी तो मुकम्मल अपने हवासों में होंगी। अब जाके ज़ारून को कुछ सुकून का सांस आया था। वो वहीं उसके पास चेयर पर तकिए वाली साइड पर सर रख कर तर उसके करीब ही सर टिकाकर आंखें मूंद गया। कुछ देर बाद फजर की अजानों की सदा बुलंद हुई तो वो उठकर नमाज अदा करने चला गया। नाश्ते के बाद सब फिर से हॉस्पिटल दौड़े चले आए। उन्होंने तो रात ही पता नहीं कैसे गुजारी थी। मीर शाह की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, बस अब जख्म तो आहिस्ता आहिस्ता ही भरने थे। हुरिया को जब होश आया तो सब उसके पास थे। कमरे में हर जगह सुर्ख गुलाब के बुके पड़े थे। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर वो नहीं था। उसका दिल किसी अनहोनी के डर से धड़का। बीजान ज़ारून, अभी भी उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। जिस्म सारा जैसे सुन था, उसे बोलने में भी मुश्किल हो रही थी। वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सारी रात यहीं तुम्हारे पास बैठा रहा, मैंने ज़बरदस्ती उसे आराम करने भेजा है। तुम फिक्र ना करो और कुछ मत सोचो, वो भी आ जाएगा थोड़ी देर तक। बीजान ने उसको पिचकारा। वो उसे देखना चाहती थी, मगर सब मौजूद थे। वो बराह रास्त कह भी नहीं सकती थी, सो खामोशी से आंखें मूंद गई। ये सब कहाँ चले गए? मीर ने उशना से पूछा। वो सब यहीं बाहर है। उसे हमेशा की तरह कोई ढंग का जवाब न मिल सका। बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर आ जाएं भाई। वो हमें प्राइवेसी देना चाह रहे होंगे, इसलिए चले गए बाहर। अपनी तरफ से उसने अपनी सारी अकल इस्तेमाल करके माकूल जवाब दिया था, मगर सामने मीर शाह था। अगर वो हमारी प्राइवेसी की वजह से बाहर बैठे हैं तो आपको नहीं लगता कि हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए? मगर आप हैं कि इतनी दूर बैठी हैं। उसने सोफे पर फ्रूट काटती उष्णा की तरफ देखते हुए कहा तो वो बुरी तरह गड़बड़ाई। आपको इस हालत में भी सुकून नहीं है क्या? इतनी भी हालत ख़राब नहीं है मेरी। बाकी ज़रा पास आएँ तो तफसील से बताता हूँ अपने हाल के बारे में। या अल्लाह, ये बंदा और उसकी दिल दहला देने वाली बात बातें बंद करें और आराम से ये खाएं। वो प्लेट उठाए उसके पास आई। यार मुझे घर ले चलो, वरना एक आध डॉक्टर मेरे हाथों ज़ाया हो जाएगा। वो एक ही दिन में आजिज़ आ गया था हॉस्पिटल से, और डॉक्टर्स उसे अभी डिस्चार्ज करने पर आमादा ना थे। शाह, क्या हो गया है आपको? पूरी तरह से ठीक तो हो जाएं आप। डॉक्टर्स को भी कोई शौक़ नहीं आपको यहाँ रखने का, क्योंकि उन्हें भी अपना हॉस्पिटल और अपनी जान बहुत प्यारी है, मगर वो भी मजबूर है। वरना
वरना चेकअप करते वक्त जिस तरह आप डॉक्टर को घूर रहे होते हैं ना, उनकी वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है। और अगर आपका यही बिहेवियर रहा तो कोई डॉक्टर आपको चेक करने नहीं आएगा। अच्छा है ना आए, मैं भी यही चाहता हूँ। बल्कि उन्हें चाहिए अपने हॉस्पिटल की हसीन और जमील नर्सिस को भेजा करें मेरे कमरे में, ताकि कुछ तो दिल लगे यहाँ। मीर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, नर्सिस चाहिए आपको? कल से क्यों नहीं बताया? मैं खुद सारे हॉस्पिटल का राउंड लेकर चुनकर खूबसूरत नर्सेज आपके लिए ले आती। उष्णा ने प्लेट पटकते हुए दांत पीसे। अभी भी देर नहीं हुई, अभी तो मैं मज़ीद कुछ दिन यहाँ हूँ। आप मेरे लिए ये काम अब भी कर सकती हैं। ओके, भेजती हूँ मैं। वो उठकर जाने लगी तो मीर ने हाथ बढ़ाकर उसे वापस बिठाया। मीर शाह की बीवी क्यों जाए मामूली नर्सिस के पीछे, वो उसके बाल कान के पीछे करते बोला, क्योंकि मेरा शोहर जो मरा जा रहा है उन मामूली नर्सिस के पीछे। वो अब चिढ़ गई थी उसके नर्स नामे से, हालांकि जानती थी ये सब हॉस्पिटल से जाने के बहाने थे। हुरिया जो अब तक नशे में थी, जब ठीक से होश में आई तो अपने वजूद में एक खालीपन महसूस करते हुए जो रोई तो सबकी आंखें छलक पड़ी, यहाँ तक कि डॉक्टर्स की आंखें भी नम हुई। हालांकि ऐसे बहुत से केसेस उनके पास आते थे। मेरा बच्चा बीजान, मुझे उसको इस दुनिया में लाना था। ज़ारून के लिए मैंने खुद से बढ़कर उसका ख्याल रखा। 6 माह मैंने उसे हर पल महसूस किया, उसे अपने खून से सींचा, और वो मुझसे यूं रूठ के चला गया। मैं क्या जवाब दूंगी ज़ारून को जब वो मुझसे पूछेंगे? क्या तबाही आएगी जब उन्हें ये पता चलेगा मैंने एक बार फिर उनसे उनकी खुशी छीन ली। मुझे ये बच्चा हर हाल में चाहिए था बीजान, क्योंकि मैंने ज़ारून से वादा किया था। उसे यूं नहीं करना चाहिए था। बिलक बिलक कर रोती वो सबको रुला रही थी, सबका दिल चीर रही थी उसकी बातें। प्लीज़ आप ज़ारून को बुलवाएं, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उन्हें बताना है बीजान, वरना वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, एक बार फिर बदगुमान हो जाएंगे। वो बार बार ज़ारून को बुला रही थी, मगर किसी को ज़ारून का पता होता तो ही उसे बुलाता ना। वो तो जाने कहाँ चला गया था। सुबह तो बीजान ने उसके आराम करने का कहकर बहाना बनाकर हुरिया को बहला लिया था, मगर अब सुबह से शाम हो गई थी, उसका कोई अता पता न था। नंबर भी बंद था उसका। सब परेशान थे। यकीनन वो ज़मान की तलाश में निकला हुआ होगा। जख्म जितने भी गहरे हों आखिर भर जाते हैं, वक्त जितना भी मुश्किलों गुजर जाता है। मीर शाह और हुरिया को हवेली आए 15 दिन हो चुके थे। मीर शाह ये 2 हफ्ते जैसे टिक कर बैठा था वही जानता था, और उसे रोक लेना भी उष्णा का ही काम था। मगर ये सारा वक्त वो हवेली में किसी को दस्तयाब नहीं थी सिवाय मीर शाह के। वो सारा वक्त उसे अपने साथ बिजी रखता, खुद में उलझाए रखता। उष्णा की जो शिकायत थी कि वो इतने इतने दिनों के लिए चला जाता है, अब वो अच्छे से दूर हो चुकी थी। दूसरी तरफ हुरिया के लबों पर चुप के ताले लग गए थे। बहुत ज़रूरी होता तो वो जवाब देती, वरना अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती। जिसके लिए जोग लिए बैठी थी वो जाने कहाँ दर दर की खाक छानता फिर रहा था। कैसी ज़रब लगी थी उसकी गैरत को। कैसे किसी ने उसके होते हुए उसकी बीवी के साथ ये सब करने की हिम्मत की। वो जब तक ज़मान को ढूंढ ना लेता हुरिया के सामने नहीं जानने वाला था। ज़मान को भी अंदाज़ा था कि वो क्या कर चुका है और उसका अंजाम क्या हो सकता है, इसलिए जाने कहाँ छुप गया था। मगर ये भी तय था कि ज़ारून शाह उसे ढूंढे बगैर जाने वाला भी नहीं था। जब तक वो ज़मान को उसके किए की सज़ा ना दे देता वो अपनी बीवी के सामने नहीं जा सकता था। ये सब करने वाला फिर आराम से कैसे फिर सकता था। ज़िंदगी एक बार फिर अजीब बेरंग सी हो गई थी। सभी अपनी अपनी जगह बोलाए हुए थे। एहान अपने ऑफिस के किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से 1 हफ्ते के लिए कहीं गया हुआ था, जबकि बीजान बिल्कुल इस हक में ना थी। अभी तो वो सब संभले थे। कहीं ना कहीं परेशान तो माहिमा भी हो गई थी, मगर इजहार नहीं कर सकी। वो उन सबको मुतमईन करता हुआ चला गया। सो महिमा का सारा वक्त आजकल हुरिया की दिलजोई में गुजरता था। मीर शाह ने इस बार चुप साध ली थी। किसी ने भी ज़ारून को ढूंढने या रोकने की कोशिश नहीं की थी इस बार। बस हुरिया की हालत की वजह से सब परेशान थे। शाह, उष्णा ने उसके पुकारा था। वो जो किसी गहरी सोच में था उसकी पुकार पर मुतवज्जो हुआ। आपका ज़ारून भाई से कांटेक्ट है ना? और ये मत कहिएगा कि आपको नहीं पता, क्योंकि इतना तो मैं जानती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके भाइयों में से कोई हवेली से बाहर हो और आपको पता ना हो कि वो कहाँ है या क्यों है। मीर शाह उसके इस कदर गहरे तजिए पर मुस्कुराया। आपको ज़ारून से क्या काम पड़ गया? जब
आपकी अब जब उनसे बात हो तो आप उन्हें कहें कि एक बार हवेली चक्कर लगा लें। हुरिया की हालत ठीक नहीं, इससे पहले कि वो जान से जाए उन्हें कहें कि वो लौट आएँ। मुझसे उसकी ये हालत नहीं देखी जाती, उन्हें इस वक्त ज़रूरत है उनकी। आप उन्हें कहेंगे तो वो मना नहीं कर सकेंगे। मीरशाह ने बात की मगर वो रज़ामंद नहीं था इसके लिए। भाई, जब तक मैं ज़मान को ढूंढ नहीं लेता मुझे हवेली आने का मत कहें प्लीज़। मैं खुद ये जब्र करके रुका मैं खुद पे जब्र करके रुका हूँ, मगर अब खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। उसकी आवाज़ में मौजूद सर्दपन मीरशाह को भी ठिठका गया था। उस वाक़ये के बाद से अरूसा बेगम ने भी खुद को कमरे की हद तक महदूद कर लिया था। अगरचे उसने किसी किस्म की हमदर्दी का इजहार नहीं किया, अलबत्ता इस बार तंज के तीर भी नहीं चलाए। ऐसे ही एक के बाद एक दिन गुजरते गए। ज़िंदगी की भाग दौड़ फिर से मामूल पर आ चुकी थी। हुरिया सबके समझाने पर अब थोड़ा बहुत सबके साथ बाहर निकल कर बैठ जाती, मगर फिर भी उसकी आंखों का सूनापन सबको गमगीन कर देता। इस सूने और अफसुर्दा से माहौल में उष्णा की तरफ से मिलने वाली खुशखबरी किसी ठंडे हवा के झोंके की मानी थी। सब खुश थे, मगर हुरिया की वजह से उन्होंने ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं किया कि कहीं उसकी दिल आज़ारी ना हो। मगर जब उसने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए उष्णा को मुबारकबाद दी तो सबके दिल से बोझ सा हटा। दिल बुरा नहीं करना, ये भी तुम्हारा ही बेबी है, बल्कि तुमने ही संभालना है इसे। मुझे तो बहुत छोटा बच्चा संभालना नहीं आता, उठाते हुए भी डर लगता है। उष्णा ने दिल से कहा। हुरिया को उन सब के प्यार पर कोई शक ना था, ना उष्णा के खलूस में कमी थी, मगर उसे तो ज़ारून शाह का बच्चा चाहिए था। उसने मुस्कुराते हुए आंखों में आने वाली नमी पीछे धकेली। अल्लाह मेरे ज़ारून शाह को सलामत रखे और हुरिया को सेहत दे। अल्लाह इन्हें भी फिर से इस नेमत से नवाजेगा। बीजान ने हुरिया को प्यार से साथ लगाते कहा तो उस संगदिल की यादें फिर से उसे बेचैन करने को चली आईं। मीर शाह ताहाल इस खबर से लाइल्म था, और जैसा वो अक्खड़ था, कोई उसे बताने वाला भी नहीं था। सो ये मौका उष्णा को ही सर करना था। वो बेताबी से उसकी आमद की मुंतज़िर थी, मगर उसका रद्द अमल सोच कर नर्वस भी थी। माहिमा लोगों ने आज उसे ज़रा अच्छे से कील कांटों से लेस किया था। वो तो आल वो तो आम हालात में भी उसके होश ठिकाने लगा देता था। कुजा इस सज धज में उसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम मीर शाह को रोकना और उसकी आंखों में देखना था। वो मुस्तरिब से इधर उधर चक्कर काट रही थी। कभी दिल में आता कि उसके आने से पहले ही भाग जाए, मगर पहले वो सारी पलटन उसके सर हो जाती जिन्होंने ये मेहनत की थी। और फिर उसकी कमरे में गैर मौजूदगी पर मीर शाह जो उसकी क्लास लेता वो भी उसकी जान के लिए ख़तरनाक हो सकता था। इन्हीं सोचों में घिरी खड़ी थी जब मीर ने उसे पीछे से आकर बाजुओं में भरा। हम तो वैसे ही घायल हैं, ये ताम झाम करके मज़ीद कहर क्यों ढा रही हैं आज? अगर पता होता तो सरे शाम ही लौट आता, इतना इंतज़ार हरगिज़ मत करवाता। उसके बालों में मुंह दिए वो मदहोश हो रहा था, और उष्णा का दिल जैसे सीने में नहीं कानों में धड़क रहा था। क्यों इतनी ज़रूरी हैं आप मेरे लिए? क्यों मैं हवासों में नहीं रहता आपके पास आकर? क्यों आपकी ज़रा सी दूरी जान का आज़ार बन जाती है? आप नज़रों से ओझल हों तो मेरा दिल तड़पने लगता है, जान सुलगने लगती है। आप सामने हों तो दिल आपकी कुर्बत के लिए मचलता है। ऐसे जाने कितने ही क्यों हैं जिनका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल सका। वो बोल रहा था और उष्णा का दिल कतरा कतरा पिघल रहा था। जाने कैसे उसकी आंखें बहने लगी। मीर शाह उसके यूं अचानक रोने पर बुरी तरह घबराया। हे, क्या हुआ? रो क्यों रही हैं आप? क्या बात है, बताएं मुझे। मोहब्बत से उसके अश्क पहुँचते वो उसकी तरफ झुका। नहीं, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। उसे बोला नहीं जा रहा था मीर शाह के सामने। काश वो कभी उसे बता सकती कि वो कितना अजीम इंसान है, उसका दिल कितना खूबसूरत है, उसका ज़ाहिर और बातिन किस कदर उजला है। काश वो उसे बता पाती कि वो उसके लिए क्या अहमियत रखता है। मीर ने आहिस्ता से माथे पर उसके लब रखे तो उसके हवास बहाल हुए। वो मुझे आपको कुछ यार, क्यों मेरे सामने आते ही आप लफ्ज़ों के टुकड़े करने लगती हैं? मीर ने उसके अटक अटक कर बोलने पर उसे छेड़ा। जाए, मैं नहीं बताती। वो रूठती हुई मुंह मोड़ गई। अच्छा चले, मत बताएं, और वैसे भी मैं जानता हूँ आपसे बताया भी नहीं जाएगा। जिस तरह आप बताने की कोशिश कर रही हैं बहुत टाइम लगाने वाली हैं, और मैं मज़ीद एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए इधर से हिलना नहीं मेरे आने तक। उसे वहीं छोड़ता वो आगे बढ़कर कबर्ड तक आया। जाने क्या तलाश करता फिर उसकी तरफ वापस पलटा।
ब्लू कलर का एक नफीस सा बॉक्स था। मैं वो उस तक आया। उष्णा ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मीर ने बॉक्स खोला तो उसमें निहायत ही नफीस ब्रेसलेट था, जिसका डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत था। डायमंड्स की चमक आंखों को खीरा कर रही थी। मीर ने उसकी कलाई थाम कर उसे पहनाया और अपने लम्ब से महकाता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। थैंक्स। वो जाने कितने जतन करके ये बोल पाई थी। ओहो, थैंक्स आपका, या शायद मैं थैंक्स तो आपका, या शायद मैं उसका थैंक्स कभी कर ही ना पाऊँ, मगर फिर भी शुक्रिया ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। उसके हाथ अपने हाथों में लिए उसने इंतहाई दिलकश मुस्कुराहट लिए उष्णा के सर पर धमाका किया। ये तो उष्णा ने उसे बताना था, तो फिर उसे कैसे पता? आप भी सोच रही होंगी कि मुझे कैसे पता। उसकी आंखों में उभरा सवाल पढ़कर मुस्कुराया। वैसे तो ये न्यूज़ या तो डॉक्टर सुनाती है या फिर बीवी बताती है, मगर ये शायद ही हुआ हो कि शोहर बीवी को उसके बताने से पहले ही बता रहा हो। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से एक्चुअली मुझे कुछ दिनों पहले ही पता चल गया था, इसलिए आपके लिए गिफ्ट भी ले आया। मगर सुनना आपके मुंह से ही चाहता था, मगर जिस हिसाब से आप लगी हुई थी, ऐसे मेरा बहुत टाइम ज़ाया हो जाना था और मेरा मज़ीद खुद को आपसे दूर रखने का कोई मूड नहीं। उसने उसकी तरफ झुककर कहा तो वो उसकी गर्दन में ही मुंह छुपा गई।